हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट जीएस वर्ल्ड में। ये हमारी 5000 प्लस मोस्ट इम्पोर्टेंट पीवाईक्यूज की सीरीज चल रही है, जिसके अभी तक 5 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक उन्हें नहीं देखा है तो जल्दी से प्लेलिस्ट में आ जाइए, क्योंकि ये सीरीज आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। भारत के किस राज्य में जल संचयन के लिए कुंड या टाका का उपयोग किया जाता है? इन विच स्टेट ऑफ इंडिया कुंड और टाका इज यूज्ड फॉर वाटर हार्वेस्टिंग? तो इसका आंसर हो जाएगा, ये राजस्थान में किया जाता है। राजस्थान की कैपिटल, ये बेसिक चीजें जो हैं आपको याद होनी चाहिए। राजस्थान की कैपिटल जयपुर है। आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती है। उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ है। पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़ है। राजस्थान के सीएम देख लेते हैं, भजन लाल शर्मा हैं। राजस्थान के बाद आंध्र प्रदेश के सीएम एन चंद्रबाबू नायडू हैं। फिर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी हैं। योगी आदित्यनाथ जी। पंजाब के सीएम भगवंत मान जी हैं। अब इन चारों स्टेट्स के हम जो है गवर्नर भी देख लेते हैं, सन 2025 में जो गवर्नर हैं इनके। तो राजस्थान के गवर्नर हैं हरिभाऊ किशन राव बागड़े। फिर आपके आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं एस अब्दुल नजीर। उत्तर प्रदेश के गवर्नर आनंदीबेन पटेल जी हैं। आनंदीबेन पटेल। और चंडीगढ़ के गवर्नर हैं गुलाब चंद कटारिया। आगे क्वेश्चन से रिलेटेड देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। कुंड जो होता है, जो यह एक तश्तरी के आकार की संरचना होती है, जो धीरे धीरे नीचे की ओर जाती है और बीच में गहरी रहती है। ये देख सकते हैं आप कुंड की इमेज। टाका जो होता है, टाका जो एक भूमिगत भंडारण टैंक है, ये टैंक टाइप से होता है। ये उथले मैदानों पर बनाए जाते हैं और ये वर्षा जल संचयन यानी कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग की तकनीक है। ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये टाका होता है, देख सकते हैं आप। राजस्थान के अन्य जो पारंपरिक जल संचयन संरचनाएं हैं उनके बारे में देखते हैं। जोहड़, बावड़ी, झालरा, नाड़ी, तालाब, बंधा और कुई, ये सभी राजस्थान की जल संचयन संरचनाएं हैं। आगे राजस्थान के बारे में देख लेते हैं। राजस्थान को जो है राजाओं की भूमि बोला जाता है, इसका उपनाम है ये। राजस्थान के पहले सीएम हीरालाल शास्त्री जी हैं। राजस्थान की कैपिटल जयपुर है, जयपुर को पिंक सिटी बोला जाता है। राजस्थान के वर्तमान 2025 में जो मुख्यमंत्री हैं भजन लाल शर्मा जी हैं, बीजेपी से आते हैं, बीजेपी के एमएलए हैं। राजस्थान के गवर्नर पीछे भी डिस्कस किया है हमने, हरिभाऊ किशन राव बागड़े जी हैं। राजस्थान की लोकसभा सीटें 25 हैं। राजस्थान की राज्यसभा सीटें जो हैं वो 10 हैं और विधानसभा सीटें 200 हैं राजस्थान की। आगे राजस्थान का जो हाई कोर्ट है वो जोधपुर में है। जोधपुर जैसे जयपुर को पिंक सिटी बोलते हैं, जोधपुर को ब्लू सिटी बोला जाता है। एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन हैं, ये काफी बार पूछ लेता है। राजस्थान के जो जोधपुर उच्च न्यायालय है उसके मुख्य न्यायाधीश जो हैं संजीव प्रकाश शर्मा जी हैं 2025 में। राजस्थान की सीमा एक देश पाकिस्तान
और 5 भारतीय राज्यों से लगती है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है कि एक राज्य का नाम दे देता है और उससे पूछ लेता है कि उसकी सीमा कितने राज्यों से लगती है। तो राजस्थान की सीमा के बारे में डिस्कस कर रहे थे हम, तो ये पंजाब राज्य से लगती है, 5 भारतीय राज्यों से लगती है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। ये 5 भारतीय राज्य हैं जिससे इसकी सीमा लगती है। राजस्थान का क्षेत्रफल में पहला स्थान आता है। राजस्थान का जो जनसंख्या में स्थान आता है वो 7वां है और जनसंख्या में जो पहला स्थान है वो यूपी का है, उत्तर प्रदेश का। राजस्थान का जीडीपी में जो स्थान आता है वो 7वां है और जीडीपी में पहला स्थान आता है महाराष्ट्र राज्य का। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ब्याज दर और धन की मांग में क्या संबंध है? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इंटरेस्ट रेट एंड मनी डिमांड? तो इसका आंसर हो जाएगा इनवर्स रिलेशन, यानी कि व्युत्क्रम रिलेशन होता है इसमें। ये ब्याज दर और धन की मांग जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब एक चीज बढ़ती है तो दूसरी चीज कम हो जाती है, या एक चीज कम होती है तो दूसरी चीज बढ़ जाती है। अभी देखते हैं जैसे कि जब ब्याज दरें बढ़ती हैं तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल मैंने बताया, तो इसका मतलब अगर ब्याज दरें बढ़ेंगी तो धन की मांग कम हो जाएगी। अब कैसे कम होगी वो देखते हैं। जैसे ब्याज दर बढ़ती हैं तो लोग नकदी या पैसा रखने के बजाय उस पैसे को इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। कहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं? संपत्तियों जैसे बॉन्ड या बचत खातों में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे मतलब ब्याज अगर ज़्यादा मिलेगा उससे तो ऑब्वियसली लोग इन्वेस्ट करना चाहेंगे अपने पैसे को, और जब अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहेंगे तो अपने पास नहीं रखेंगे। इससे जो है पैसे की मांग जो है वो कम हो जाएगी। आगे देखते हैं, जब ब्याज दरें कम होती हैं तो पैसे की मांग जो है बढ़ जाती है। जैसे कि ब्याज दर कम हो जाएगी तो लोग अपने पैसे को इन्वेस्ट नहीं करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, जैसे कि किसी को अगर कहीं से इंटरेस्ट रेट कम मिलेगा तो वो अपने पैसे को इन्वेस्ट करने के बजाय अपने पास ही रखना चाहेगा, इसलिए धन की मांग बढ़ जाएगी। अब ये पता होना चाहिए आपको, ये ब्याज दर जो है भारत में कौन निर्धारित करता है? तो ये आरबीआई द्वारा निर्धारित की जाती है। ये भारत का केंद्रीय बैंक है, आरबीआई केंद्रीय बैंक है। आरबीआई से बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, आरबीआई की स्थापना पूछ लेता है। तो स्थापना इसकी हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण पूछ लेता है। राष्ट्रीयकरण जो आरबीआई का हुआ था तो 1 जनवरी 1949 को हुआ था। आरबीआई का मुख्यालय पूछ लेता है, जो कि वर्तमान में मुंबई में है। इससे पहले 1937 तक जो है ये कलकत्ता में था। 1937 तक कलकत्ता में था आरबीआई का मुख्यालय। आरबीआई के पहले गवर्नर पूछ लेता है, पहले गवर्नर पूछ लेता है तो ये ओसबोर्न स्मिथ थे। पहले गवर्नर ओसबोर्न स्मिथ। आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर पूछ लेता है, ये सीडी देशमुख जी थे। आरबीआई के वर्तमान में 2025 में जो गवर्नर हैं, वर्तमान 2025 में जो गवर्नर हैं वो कौन है? संजय मल्होत्रा जी हैं। ये संजय मल्होत्रा जी हैं। ये कौन से नंबर के हैं? ये 26वें नंबर के हैं। इनसे पहले शक्तिकांत दास जी थे। आरबीआई के जो अ, एकमात्र गवर्नर ऐसे कौन से हैं जो भारतीय प्रधानमंत्री भी रहे? तो ये मनमोहन सिंह जी हैं। मनमोहन सिंह एकमात्र भारतीय गवर्नर हैं जो भारत के प्रधानमंत्री भी रहे। आरबीआई का जो वित्तीय वर्ष है ये भी पूछ लेता है, वित्तीय वर्ष कब से शुरू होता है? नॉर्मल नॉर्मल फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है देखो
1 अप्रैल से 31 मार्च तक। लेकिन जो आरबीआई का वित्तीय वर्ष है, आरबीआई का वित्तीय वर्ष है, वो शुरू होता है 1 जुलाई से और 30 जून तक। मुझे लगता है इससे ज़्यादा एग्ज़ाम्स में कुछ नहीं पूछा जाएगा, ये सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में। अब धन की माँग, मतलब धन से रिलेटेड जो सिद्धांत है जिनके बारे में एग्ज़ाम्स में पूछा जा सकता है या पूछा गया है, वो कौन-से हैं? धन की माँग का सिद्धांत जो है ये किसने दिया था? ये जॉन मेनार्ड कीन्स द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इस सिद्धांत का दूसरा नाम जो है वो कीन्स का तरलता या वरीयता सिद्धांत है। एक धन से रिलेटेड और सिद्धांत आता है एग्जाम्स में, धन निष्कासन का सिद्धांत, यानी कि ड्रेन थ्योरी ऑफ वेल्थ, किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इसमें इन्होंने बताया था कि कैसे ब्रिटिश शासन के दौरान भारत से धन का निष्कासन हो रहा था, जिससे भारत में गरीबी बढ़ गई थी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। वर्ष 2020 के लिए राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार से किन संगीतकारों की जोड़ी को सम्मानित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आनंद मिलिंद, जो है इनकी जोड़ी को वर्ष 2020 के लिए राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये आनंद मिलिंद की जोड़ी है। आगे देखते हैं। लता मंगेशकर पुरस्कार जो है वो कई भारतीय राज्यों द्वारा दिया जाता है। तो जो मेन है उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ये 1984 में शुरू किया गया था। पहली बार किसको मिला था? 1984 में संगीत निर्देशक नौशाद को मिला था ये। इसमें क्या-क्या मिलता है? एक प्रमाण पत्र मिलता है इसमें और 2 लाख रुपए की नकद राशि दी जाती है। 2 लाख रुपए की। सन 2023 में किसको मिला ये? तो के.एस. चित्रा को मिला, सन 2023 में। सन 2024 में किसको मिला? शंकर एहसान लॉय। ये 3 लोगों का ग्रुप है, ट्रायो। ये है शंकर एहसान लॉय। 2025 में ये मिला सोनू निगम जी को। आगे देखते हैं। दूसरा इम्पोर्टेंट लता मंगेशकर पुरस्कार है। इसका नाम है जीवन काल में उपलब्धि के लिए लता मंगेशकर पुरस्कार। ये दिया जाता है महाराष्ट्र सरकार द्वारा, जिसको 1992 में शुरू किया गया था और पहली बार मिला था ये गायिका मलिक वर्मा को मिला था। इसमें एक प्रमाण पत्र दिया जाता है और 5 लाख रुपए की नगद राशि दी जाती है। एक ट्रॉफी और एक शॉल भी दी जाती है। सन 2023 में ये मिला था अनुराधा पौडवाल जी को, सन 2023 में। और सन 2024 में ये मिला था भीमराव पंचाले जी को। आगे देखते हैं अगला इम्पोर्टेंट अवार्ड। ये मास्टर दीनानाथ मंगेशकर स्मृति पुरस्कार, जो अभी हाल फिलहाल में ही शुरू किया गया है। कब शुरू किया गया है ये? सन 2022 में शुरू किया गया है और ये पहली बार सन 2022 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी को मिला। सन 2023 में उसके बाद ये आशा भोसले को मिला। सन 2024 में ये श्री अमिताभ बच्चन जी को मिला और 2025 में कुमार मंगलम बिरला जी को मिला, जो बिरला फाउंडेशन के। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। 1307 से 1308 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी का पहला दक्षिणी अभियान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हुआ? अलाउद्दीन खिलजी's first south expedition in 1307-08 AD took place in which of the following areas? तो ये हुआ था देवगिरी में हुआ था ये। ये अलाउद्दीन खिलजी जो है खिलजी वंश से बिलोंग करता है। खिलजी वंश के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। खिलजी वंश की स्थापना जो है 1290 से 1320 तक रहा था। खिलजी वंश 1290 में स्थापना हुई थी और 1320 में ये खत्म हो गया था। इसकी राजधानी जो है खिलजी वंश की
किलौखरी थी, किलौखरी राजधानी थी। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। अलाउद्दीन खिलजी, इसके जो बचपन का नाम था, अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम जो है अली या गुरशास्प भी था। अलाउद्दीन खिलजी से क्वेश्चन, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, जो एग्जाम से पूछ लेता है। इसने जो है सेना को नगद वेतन देने की व्यवस्था शुरू की थी। सेना को नकद वेतन देने की व्यवस्था शुरू की थी। जो चीजें इसने शुरू की थी उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इसने स्थायी सेना की शुरुआत की थी और दिल्ली के सुल्तानों में सबसे ज्यादा बड़ी सेना जो है वो इसके पास ही थी। इसने घोड़ा दागने घोड़ा दागने और प्लस सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा भी शुरू की थी। सैनिकों का हुलिया लिखने की शुरुआत की थी इसने। इसको अपनी मूल्य नियंत्रण प्रणाली के लिए जाना जाता है। मूल्य नियंत्रण प्रणाली के लिए मतलब इसने अपने बाजारों में ऐसी व्यवस्था की थी कि मूल्य जो है कोई एक लिमिट सेट कर रखी थी, उससे ना कोई ज्यादा चार्ज कर सकता था किसी चीज के लिए और ना ही उससे कोई कम। और इसने इस मूल्य नियंत्रण प्रणाली के लिए जो अपने अधिकारी रखे थे उनका नाम है दीवाने उनका नाम है दीवाने रियासत और सहनाए मंडी। ये दोनों अधिकारी जो है मूल्य नियंत्रण प्रणाली के को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। इसने बाजार नियंत्रण प्रणाली भी लागू की थी। बाजार नियंत्रण प्रणाली इसके लिए भी जाना जाता है इसको। इस बाजार नियंत्रण प्रणाली के लिए इसने 2 बाजार स्थापित किए थे, सहनाए मंडी और सराय अदल। इस अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो चीजों की स्थापना की गई है, बनाई गई हैं, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जमायत खाना मस्जिद की स्थापना की थी इसने, एग्जाम्स में आया हुआ है। अलाई दरवाजा इसने बनाया था, अलाई दरवाजा। सीरी का किला इसने बनाया है और हजार खम्बा महल इसने बनाया था। बस इसके बारे में आई थिंक इतना सफिशिएंट है, इससे आगे नहीं पूछता है। अब देख लेते हैं ये दिल्ली सल्तनत के राजवंशों में से एक है ये खिलजी वंश। अब दिल्ली सल्तनत में टोटल कितने राजवंश हैं? टोटल जो है इसमें 5 राजवंश हैं। कौन कौन से हैं? गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी। सबसे पहले गुलाम वंश के बारे में देखेंगे। इन 5 राजवंशों में सबसे लंबा जो है वो कौन सा चला था? सबसे लंबा जो है वो तुगलक राजवंश चला था। तुगलक वंश जो है वो सबसे लंबा चला था, लगभग कितने सालों तक? तो ये 94 वर्षों तक चला था। गुलाम वंश, इसका दूसरा नाम जो है ममलुक वंश है, पूछ लेता है एग्जाम्स में। कब स्थापना हुई थी? 1206 में स्थापना हुई थी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा और 1290 तक ये चला, तो लगभग 84 सालों तक ये चला। गुलाम वंश की राजधानी लाहौर थी और इसको लाहौर से दिल्ली कौन लेकर आया? इल्तुतमिश जो है इसको लाहौर से दिल्ली लेकर आया। इल्तुतमिश राजा बनने से पहले कहाँ का गवर्नर था? तो ये बदायूं का गवर्नर था। खिलजी वंश के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। बस इसकी राजधानी जो है वो किलोकरी, जो जलालुद्दीन खिलजी ने स्थापित की थी, तो उसको दिल्ली किसने स्थानांतरित किया था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी द्वारा स्थानांतरित की गई थी। आगे देखते हैं तुगलक वंश।
तुगलक वंश जो है वो 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक चला। तुगलक वंश बता चुका हूँ, लगभग 94 साल चला और ये सबसे लंबा वंश है। तुगलक वंश की स्थापना की थी गयासुद्दीन तुगलक ने, राजधानी दिल्ली, और इसको देवगिरी या दौलताबाद महाराष्ट्र कौन लेकर गया था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको पागल राजा भी बोलते हैं, रक्त पिपासु, इस टाइप के इसके नाम हैं। उलूग खां इसका नाम है, जूना खां इसका नाम है। सैयद वंश की स्थापना सन 1414 में हुई थी और 1451 तक चला। सबसे छोटा ये राजवंश यही था। इसके संस्थापक जो है वो खिज्र खान है और राजधानी इनकी दिल्ली थी। फिर इसके बाद लोदी वंश आता है, जिसकी स्थापना 1451 में हुई थी और 1526 जब तक मुगल वंश नहीं आ जाता है तब तक ये लोदी वंश चलता है। और लोदी वंश के संस्थापक बहलोल लोदी ने इसकी स्थापना की थी। राजधानी इन्होंने दिल्ली रखी थी जब तक सिकंदर लोदी ने आगरा शहर बसाकर उसको स्थानांतरित नहीं किया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से किससे प्रकृति की एक कार्यात्मक इकाई के रूप में दर्शाया जा सकता है? तो ये इकोसिस्टम है, जिसको पारिस्थितिकी तंत्र बोलते हैं। इसको प्रकृति की एक कार्यात्मक इकाई के रूप में दर्शाया जा सकता है। इकोसिस्टम के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। इकोसिस्टम क्या होता है? जहाँ जीवित जीव अपने आसपास के निर्जीव वातावरण जैसे कि मिट्टी, पानी, हवा, सूरज की रोशनी, सूर्य प्रकाश आदि के साथ परस्पर क्रिया करते हैं, उसको पारिस्थितिकी तंत्र बोला जाता है। यह एक ऐसी प्रणाली है जहाँ भोजन, ऊर्जा, पदार्थ के चक्र के माध्यम से क्रियाएं होती हैं। पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो एक छोटे तालाब से लेकर एक बड़े जंगल या समुद्र तक किसी भी आकार का हो सकता है। जल्दी से सभी क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। भारत के किस राज्य में जल संचयन के लिए कुंड या टाका का उपयोग किया जाता है? तो ये राजस्थान में किया जाता है। अगला क्वेश्चन, ब्याज दर और धन की मांग में क्या संबंध है? तो ये इनवर्स रिलेशन है। इनवर्स रिलेशन मीन्स व्युत्क्रम संबंध है, यानी कि एक चीज बढ़ती है तो दूसरी चीज प्रोपोर्शनली कम हो जाती है। जैसे कि अगर ब्याज दर बढ़ती है तो धन की मांग कम हो जाती है और धन की मांग बढ़ती है तो ब्याज दर कम हो जाती है। ब्याज दर भारत में किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो ये आरबीआई के द्वारा निर्धारित की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2020 के लिए राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार से किन संगीतकारों की जोड़ी को सम्मानित किया गया था? तो ये आनंद मिलिंद की जोड़ी को सम्मानित किया गया था। आगे देखते हैं। 1307 से 1308 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी का पहला दक्षिणी अभियान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हुआ था? तो ये देवगिरी में हुआ था। इसने अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सेनापति मलिक काफूर को इस अभियान के लिए भेजा था। मलिक काफूर, जिसको हजार दिनारी भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे प्रकृति की एक कार्यात्मक इकाई के रूप में दर्शाया जा सकता है? तो ये पारिस्थितिकी तंत्र है, जिसको प्रकृति की एक कार्यात्मक इकाई के रूप में दर्शाया जा सकता है। तो आज का हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। आपको मेरी वीडियोस, मेरे लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं, आप अपना कीमती फीडबैक कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। थैंक यू।